प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। नाम तो मेरा जानते हैं, कन्हैया पांडे है और इसी एकेडमी से मैं संबंध रखता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बड़े ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एटॉमिक मास पर। अब कल्पना कीजिए, एटम कितना छोटा होता है पता है? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस कितनी होती है? एटॉमिक रेडियस होती है 10⁻⁻12 मीटर। कल्पना कीजिए कितनी छोटी, 1/10⁻12 मीटर। मतलब 1 मीटर का कौन सा भाग हो जाएगा? कल्पना कर लीजिए, 1/12 जीरो रख करके, इतना छोटा है एटम। और हम लोग पहले पढ़े हैं कि एटम क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। या तो मॉलिक्यूल के रूप में रहता है या मेटल्स में क्या करता है, मेटालिक बॉन्ड बना करके जालक के रूप में रहता है, लेटाइस के रूप में रहता है। तो कैसे एटम तो आंखों से दिखाई नहीं देता है और इसे एक एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। An atom cannot be seen by your eye, naked eye, and it cannot be obtained in isolated state. एकल एटम का कोई अस्तित्व नहीं है, does not exist in free state। तो बताइए, इतने छोटे कण को और जो आइसोलेटेड रूप में नहीं है, उसको क्या तौल करके उसका मास निकालना संभव है? उत्तर है नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन दी मास ऑफ एन एटम बाई वेइंग। तौल करके एक एटम का मास आप नहीं पता कर सकते। तब वैज्ञानिकों के सामने क्या थी? ये समस्या तो थी, लेकिन वैज्ञानिक तो कभी हार मानता नहीं, हमेशा निरंतर अपनी खोजों में लगा रहता है। तो क्या किया गया? फिर सोचा गया कि एलिमेंट के अलग अलग सैंपल लेकर के, जैसे गोल्ड हो गया, अलग अलग सैंपल लेकर के, अलग अलग सैंपल ले लिया गया। मान लीजिए 2 ग्राम, 5 ग्राम, ऐसे इस तरह से ले लिया गया। किसी अलग अलग सैंपल लेकर के, उनको तौल लिया जाए। अलग अलग सैंपल लेकर के क्या किया जाए? तौल लिया जाए। मान लो इस तरह का मास हमें मिलता है और अलग अलग सैंपल में एटम्स की संख्या कितनी है, उस संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एक एटम का मास क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन एटम की संख्या को पता करने का भी कोई तरीका नहीं था। सोचिए कितना मुश्किल था एक एटम का मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है। क्योंकि एटम फ्री स्टेट में नहीं रहता है, आइसोलेटेड रूप में नहीं रहता है, और ये इतना छोटा होता है जो दिखाई नहीं देता है, इसलिए तोड़ करके फिर इसका मास निकालना ही संभव नहीं होगा। फिर क्या उपाय सोचा गया? फिर कौन सा तरीका सोचा गया कि किसी एलिमेंट के अलग अलग सैंपल को लेकर के उसको तौल लिया जाए और उस सैंपल में जो क्या होता है, एटम की संख्या होता है, उसे डिवाइड कर दिया जाए, फिर एक एटम का मास मिल जाएगा। लेकिन एटम की संख्या पता करने का कोई तरीका नहीं था। बच्चों, यह समस्या दूर हुई कब? एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस के द्वारा। ठीक से समझिएगा इसको, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। क्या है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस? बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रोज नंबर बार बार केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं, ठीक ना? एवोगैड्रोज नंबर 6.022 × 10⁻23।
ये क्या है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. This is the Avogadro's hypothesis. और इसी हाइपोथेसिस का उपयोग होगा एटम का रिलेटिव मास निकालने। एटम का रिलेटिव जो भी हम लोग पढ़ते हैं, आप देखते हैं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 म्यू होता है, ऑक्सीजन का 60 म्यू होता है। इसी तरह से जो पढ़ते हैं हम लोग एटॉमिक मास, वो रिलेटिव मास है। किसी एक एटम के मास को 1 मान लिया गया, उसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कैसे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का उपयोग करके एटम का रिलेटिव मास निर्धारित किया गया। पहले इसको देख लेते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ different gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. And pressure. तो यही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। Equal volumes of different gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure. इसी हाइपोथेसिस का उपयोग करके एटम का रिलेटिव मास ज्ञात किया गया। बच्चों इस हाइपोथेसिस को नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का प्रयोग करके गैड्रो हाइपोथेसिस का प्रयोग करके हम लोग एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। प्रूव कर चुके हैं क्या है। By using this hypothesis, the relative mass of two gases can easily be calculated. कैसे? Suppose we take equal volumes of hydrogen and oxygen under similar conditions of temperature and pressure. According to Avogadro hypothesis, both gases will contain equal number of molecules
हेंस इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग करें, मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस का, इधर क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस का, और इधर क्या हो गया, उनके मास का, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए क्या होगा, मॉलिक्यूल का नंबर तो सेम होगा, मान लो इसका 5 है, इसका 5 है, तो 1:1 हो गया, ठीक। और ये सिमिलर वॉल्यूम लिया गया, मान लो कि दोनों का 2-2 लीटर ले गया, 5-5 लीटर लिए गया, जो भी हो गया, मतलब सिमिलर वॉल्यूम लिया गया, इक्वल वॉल्यूम्स लिए गए, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो होगा वही उनके मास का भी रेशियो होगा, और ये हमेशा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 आएगा। देख नंबर सेम है तो क्या होगा, 5/5, इतना मैथमेटिक्स को जानते हो ना, क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, समझ गए। और बच्चों ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा जब भी ऐसे किया गया, उनके इक्वल वॉल्यूम को लेकर के उनको तोल लिया गया, उनका मास पता किया गया अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमेशा ये रेशियो क्या आया, 1:16 पाया गया, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन से 16 गुना अधिक भारी होता है। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आया। By using this hypothesis, the relative mass of the two gases can easily be calculated. इक्वल वॉल्यूम्स ले लेते हैं और सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत क्या करते हैं, उनका मास पता कर लेते हैं, उनके मास का रेशियो होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दोनों में सेम होंगे इस हाइपोथेसिस के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो 1:1 हो जाएगा। और जब भी पाया गया तो कितना आया, 1:16। It means that 1 molecule of hydrogen, 1 molecule of oxygen is 16 times is heavier than one molecule of hydrogen। तो कहिएगा कि तुम मॉलिक्यूल बता रहे हैं, आप एटम कहां से आया बताइए। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है, हाइड्रोजन का 2 एटम, और ऑक्सीजन के भी एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। तो यहां पर क्या करें हम लोग, एक एक, ये तो सब नंबर सम है तो रेशियो 1:1 आएगा, ठीक। तो 2h/2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यही हो जाएगा, राइट साइड में तो यही होगा, समझ गए। मतलब मॉलिक्यूल 16 गुना क्या है, ऑक्सीजन का भारी है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से भी कितना गुना भारी होगा, 16 गुना भारी होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में इतना आ गया होगा, ठीक। फर्दर इट मीन्स दैट, लिख लीजिए, समझ गए होंगे। ऐसे रेशियो इधर कीजिएगा, 2 एटम, 2 इसका 2 सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 एटम का हो जाएगा, समझ गए ना बच्चों। देखिए फर्दर इट मीन्स दैट 1 atom of
ऑक्सीजन is 16 times heavier than one atom of हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के एक एटम के मास को 1 म्यू माना जाए तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 60 म्यू हो जाएगा। हाइड्रोजन चूंकि बच्चों सबसे हल्का तत्व है, इसीलिए इसके हाइड्रोजन के एक एटम के मास को कितना मान लिया गया? 1 मान लिया गया। सबसे पहला यही रिफरेंस था रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए। समझे? इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इस डिस्कशन से क्या सीखा हम लोगों ने? द एक्चुअल मास ऑफ एटम कांट बी डिटरमिन्ड, the actual mass of atoms can't be determined, but their relative mass can be determined. समझे बच्चों? तो शुरू में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक मास कैसे पता किया गया? इससे कंपेयर हाइड्रोजन के मास, एक एटम के मास को 1 मान लिया गया। उसी से इस रिफरेंस से क्या हुआ? कुछ एटम्स के जो एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, इसलिए वो रेफरेंस चेंज करके फिर क्या किया गया? ऑक्सीजन के एक एटम के मास के 16वें भाग को 1 माना गया। समझ गए ना? 16 यहां जानते हैं यहां पर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। यहां पर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है। यहां पर एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक नंबर होता है। समझ गए? इस ऑक्सीजन के एक एटम के 16वें भाग को 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और आजकल बच्चों इसकी जगह पर क्या होता है? कार्बन के एक एटम के 12वें भाग को, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग के मास को 1 मान लिया गया। जैसे हाइड्रोजन को 1 माना गया था, ऑक्सीजन के एक एटम के 16वें भाग को 1 माना गया था। 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको, AMU। इसी की जगह पर आजकल यू का प्रयोग होता है। पहले क्या लिखते थे? H1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। या अब इसकी जगह पर क्या लिखा जाता है? 1U। AMU का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब हुआ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब भी कई जगह किताबों में AMU लिखा होगा किसी एक एटम के मास को। तो एक बात तो समझ में आ गई कि एक्चुअल मास एटम का कैलकुलेट करना संभव नहीं है, लेकिन उनके एक्चुअल मास, रिलेटिव मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन के एक एटम को 1 माना गया। इसके बाद ऑक्सीजन परमाणु के 16वें भाग के मास को 1 मान लिया गया। और अब क्या होता है? कार्बन परमाणु के 12वें भाग को। बच्चों में थोड़ा समझ जाइए, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, समझ गए ना? आइसोटोप्स क्या होते हैं? यही थोड़ा बता देते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर। एक ही एलिमेंट क्या है तो क्या होगा? सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो तुम लोग पढ़े हो
किसी एलिमेंट के सिंबल की साइड में क्या उसका एटॉमिक मास नंबर होता है, और यहां पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास नंबर को क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? क्योंकि सभी एलिमेंट्स का क्या, एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए क्या होता है, उनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है लेकिन मास अलग अलग होता है। समझ गए ना? इसीलिए इन एटम्स को जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है, उनको आइसोलेट करना डिफरेंट कठिन होता है। इसीलिए सभी देश परमाणु बम नहीं बना पाते। विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आते ही इस पर समझ गए। अब किसको माना जाता है, तो कार्बन का जो ये आइसोटोप है C12, ये दोनों को नहीं यूज करते हैं। इसको करते हैं, इसका फायदा क्या है कि एटॉमिक नंबर कितना है 6 इसका, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक बच्चों? और एटॉमिक नंबर तो जानते हैं क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए, इसको एटॉमिक मास नंबर, कैपिटल एस एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is known as its atomic number, is known as its atomic number। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। आइसोटोप्स हो गया, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। अब चूंकि बात आगे बढ़ गई, यहां इसी कार्बन के एक एटम के 12वें भाग के मास को 1 मान लिया गया। समझ गया ना? आजकल इसी रेफरेंस का, हाइड्रोजन का छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन को भी छोड़ दिया गया। किस रेफरेंस का प्रयोग होता है, इस रेफरेंस का। और एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट मतलब एक कार्बन परमाणु के, किस कार्बन, C12 एटम, C12 एटम मतलब कार्बन परमाणु के 12वें भाग, 1/12, 12वां हो जाएगा भाग के मास को 1 मान लिया गया है। तो बच्चों पूरे कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12U हो जाएगा। समझ गया ना? 12U, ये एटॉमिक मास 12 AMU हो जाएगा। देखिए जैसे ये मार्कर है, इसको 12 भाग में आप बांट दीजिए, 12 इक्वल पार्ट्स में बांटिए, और एक पार्ट को 1 मान लीजिए, तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 12 नहीं होगा। बहुत आसान सी बात है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। समझ गए? तो आपका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, या यूनिफाइड मास यूनिट क्या है, द मास ऑफ 1/12 of the mass of one carbon atom C12 is taken as 1. This is known as atomic mass unit। तो उम्मीद है इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट लिख लेते हैं। इसके बाद पहले नोट कर दीजिए एटॉमिक मास, तो बच्चों समझ गए, एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम of an element is known as atomic mass। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास एटॉमिक मास का होता है।
एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इसका सिंपल शॉर्ट फॉर्म होगा AMU। और अब क्या हो गया, इसी को क्या कहते हैं यूनिफाइड, पहले डिस्कस किया, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटम के रिलेटिव मास को इसी में एक्सप्रेस किया जाता है। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ 1 कार्बन, किस आइसोटोप का? 1 कार्बन C12 या ऐसे भी लिख देते हैं C12, ऐसे भी लिख देते हैं, समझ जाएगा आदमी। मास ऑफ 1 कार्बन एटम is taken as 1. This is 1, that is 1 AMU कहिए या 1U कहिए। 1/12 mass of 1 कार्बन ऑफ 1 कार्बन, सॉरी यहां पर थोड़ा जोड़ लीजिए, 1 कार्बन एटम is taken as 1, that is 1U, 1 AMU or 1U, and it is known as atomic mass unit. Atomic mass unit. On the basis of this, on this basis, the mass of 1 कार्बन एटम is equal to 12U। समझ गए बच्चों? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होता है? 40U होता है। समझ गए ना? या ऑक्सीजन का क्या होता है? 16U। इसका इस स्केल के अनुसार क्या हो? हाइड्रोजन स्केल के अनुसार तो बताया है, इस स्केल के अनुसार क्या हो गया? कैल्शियम का एक परमाणु जो है वह कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से 40 गुना अधिक हेवियर होगा। ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग से, क्यों? कार्बन परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को 1 माना गया है। कितना हो जाएगा? 16 गुना अधिक भारी होगा। उम्मीद है बच्चों आप एटॉमिक मास को समझ गए होंगे। ठीक, इस पर जो भी और आगे चर्चा करनी होगी हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।